हेलो बच्चों, हाउ इज़ द जोश। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वेब। ओके, सो आज होली है, तो होली के दिन मैं ट्राई करूँगा कि वेब को वेब का पूरा टॉपिक कवर करने के लिए बस इस वीडियो में मेरा मकसद रहेगा वेब में प्रोग्रेसिव वेब को कवर करना। ओके, वेब में बहुत टाइप के वेब हैं, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, बिट्स पढ़ेंगे, स्टेशनरी वेब पढ़ेंगे, बट ट्राई करूँगा इन सब को कवर करने का। उसके 1 by 1 वीडियो अपलोड होता रहेगा। ओके, सो स्पेशली आज बात कर रहे हैं वेब बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके प्रीवियस में आप देखोगे मेरा जो प्लेलिस्ट बना है उसमें 11th के पोर्शन मैकेनिक बेस पे लॉट ऑफ द वीडियो बने हैं, बट बेस के उसमें नहीं बने। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आज इस वीडियो में मैं इसको कवर करने का कोशिश करूँगा। अगर इसमें नहीं हुआ तो और वीडियो अपलोड किया जाएगा। ओके, सो वेब अगर बात किया जाए, कोई आपसे पूछ दिया वेब क्या होता है, क्या पूछ दिया वेब क्या होता है बेटा, तो बेटा अगर कोई पूछ दिया कि वेब क्या होता है और आपके पास समय नहीं है तो आप चाहोगे ऐसा बता दो कि कम से कम समय में आप बताने की कोशिश करोगे। तो कैसे बताना है वेब, कि वेब वो होता है डिस्टर्बेंस जहाँ पे हो गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेब हो जाएगा। तो डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट कर दिया तो वेब हो जाएगा। ओके, सो आप बोल सकते हो बेसिकली अगर लिखना है तो लिखोगे क्या बेटा, डिस्टर्बेंस इन मीडियम, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम हो गया, या फ्री स्पेस भी बोल सकते हो, फ्री स्पेस, ठीक है ना, वहाँ पे भी आएगा। बट अभी जेन्युइन में हम लोग क्या लिखेंगे, मीडियम। डिस्टर्बेंस अगर हो गया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वेव। अब बोलोगे सर डिस्टर्बेंस कैसा होगा, तो रही बात डिस्टर्बेंस से कैसा होना चाहिए, तो डिस्टर्बेंस होना चाहिए ड्यू टू ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन क्या क्या हो सकता है, ड्यू टू ऑसिलेशन होना चाहिए। बी केयरफुल, स्टेप बाय स्टेप मैं वेब को आपको विजुलाइज करने का पूरा उसका कंसेप्ट निचोड़ जो है आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो उसको समझते रहें प्रॉपर स्टेप बाय। ओके, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है इधर। सो पहले आपको बताया क्या है वेब क्या होता है, डिस्टर्बेंस। अब रही बात डिस्टर्बेंस कैसे होगा, ऑटोमेटिक थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। डिस्टर्बेंस जैसे यहाँ पे आवाज़ आया तो कैसे आवाज़ आया, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, तो ऐसे यहाँ पे भी है डिस्टर्बेंस किसके वजह से होगा, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ द। अच्छा, अब समझना ध्यान से, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ। अब दो केस इसमें लिखा जाएगा, दो केस होगा। ये ऑसिलेशन जो हो रहा है बेटा ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल हो गया, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। किसका बेटा, मीडियम पार्टिकल। अगर मीडियम पार्टिकल का अगर ऑसिलेशन हुआ तो क्या होगा, अगर अब समझना ध्यान से, मीडियम पार्टिकल का अगर ऑसिलेशन हुआ तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव बेटा, मैकेनिकल वेव। बी केयरफुल, मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव क्या होता है उसको अभी हम लोग समझेंगे। अभी आपको कैटेगरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे ये सब आ रहा है क्रिएट, स्टेप बाय स्टेप वेव कैसे हो रहा है। तो अगर मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट किए तो वहाँ पे मैकेनिकल वेव आया। अब दूसरा एक और वेव है बेटा, वो आप पढ़े होगे ईएम वेव में आप कहोगे सर ऑसिलेशन कौन सा हो रहा है बेटा, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का हुआ तो वहाँ पे जो वेव आएगा बेटा, वहाँ पे जो वेव आएगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इसी को बोलते हैं ईएम वेव। ओके, तो आप ध्यान देना बेटा, अभी जो आप पढ़े हो तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि अगर ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आया तो उसमें कौन सा वेव बन सकता है। तो बी केयरफुल, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे सनलाइट है, रेडिएशन जो हो रहा है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल है ईएम वेव के। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे आगे भी आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। अभी ये समझते रहो, ये क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। हाँ, तो प्रोपेगेशन ऑफ मीडियम का, अगर मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट किया तो मैकेनिकल वेव, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हुआ तो वहाँ पे आएगा ईएम वेव। अब रही बात, अब हम लोग को पढ़ना कौन सा है बेटा, मैकेनिकल वेव। क्या पढ़ना है बेटा, मैकेनिकल वेव। तो आते हैं टॉपिक पर, मैकेनिकल वेव पर। अब रही बात, सर कहोगे कि मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो अब समझना ध्यान से। तो यहाँ पे मीडियम का तो रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पे मीडियम का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे नीड लिख सकते हो, मीडियम इसमें रिक्वायर्ड होता है। इसमें रिक्वायर्ड मीडियम क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड मीडियम।
रिक्वायर्ड मीडियम का ज़रूरत होगा तभी आएगा, ओके, तभी आएगा। अच्छा, जो आपका ईएम वेव है, नो रिक्वायर्ड मीडियम, नो रिक्वायर्ड मीडियम, वो आप जो ईएम वेव लिखे थे उसी में पॉइंट लिख लेना, ओके। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब रही बात मैकेनिकल वेव क्या होगा तो मैकेनिकल वेव में क्या होता है, वेव एक तो मैकेनिकल वेव समझते हैं हम लोग, मैकेनिकल वेव होगा क्या। तो मैकेनिकल वेव में हम लोग लिख सकते हो एनर्जी का प्रोपिगेशन होता है, एनर्जी और मोमेंटम का प्रोपिगेशन होता है विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। बी केयरफुल, क्या मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन आप बोल सकते हो, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम लिख लो, डिस्टर्बेंस अच्छे से लिखना है तो डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन से, बी केयरफुल, मीन पोजीशन से लिया जा रहा है पोजीशन विच प्रोपगेट एनर्जी, क्या करेगा बेटा, एनर्जी का प्रोपगेशन होगा, एनर्जी एंड मोमेंटम में कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, विच प्रोपगेट एनर्जी एंड मोमेंटम without actual transportation of medium particle, ओके। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव बेसिकली आप समझ गए, इसमें क्या होगा कि जो वेव होगा मैकेनिकल वेव में, वेव का काम क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम को प्रोपिगेट करना। तो एनर्जी यहाँ से यहाँ गया, तो उस केस में जो मीडियम के पार्टिकल होगा वो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, एनर्जी प्रोपिगेट कर जाएगा। जैसे एक एग्जांपल क्या किए, रिवर में एक स्टोन को ड्रॉप किए तो क्या होता है, आपका जो स्टोन है वहीं पोजीशन पे देखो ऑसिलेट करता है, बट देखो उसका जो लहर है आगे बढ़ता रहता है, तो एनर्जी और मोमेंटम जाके कहीं पे पहुंच गया वो, बट मीडियम के पार्टिकल वहीं पे रहें। तो ये एक्चुअल इसका डिफिनीशन है मैकेनिकल वेव का। अब मैकेनिकल वेव आप होगा क्या इसका, मैकेनिकल वेव जो है, मैकेनिकल वेव में हम लोग दो वेव बात करेंगे बेटा, कौन कौन सा, तो ऊपर इसको लिखते हैं। मैकेनिकल वेव में हम लोग दो बात करने जा रहे हैं। मैकेनिकल जो वेव है बेटा वो दो टाइप्स का वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स वेव, कौन सा है बेटा, ट्रांसवर्स वेव ठीक है। तो हम लोग समझते हैं पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल कहीं पे टर्म आ गया मतलब एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्सिस से लॉन्ग होगा तो उसे लॉन्गिट्यूडनल बोलूँगा, और उसके परपेंडिकुलर हो गया तो उसे क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्स, ओके। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हम लोग समझते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगा इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल सकते हो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल का ऑसिलेशन होना चाहिए, मीडियम पार्टिकल along direction DITN शॉर्ट में लिख रहा हूँ, along the direction of propagation of the wave, propagation of wave, ओके। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव, और इसी का परपेंडिकुलर कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग बात किया जाए तो एग्जाम्पल इसका होता है क्या क्या, तो इसका एग्जाम्पल सॉलिड में भी आएगा, लिक्विड में भी आएगा, लिक्विड में आता है, गैस में भी आते हैं, सब इसके एग्जाम्पल है, ओके। इसके सब एग्जाम्पल है। अभी एग्जाम्पल इसका वेस्ट है, क्या है इसका वेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, वेस्ट एग्जाम्पल है इसका साउंड। तो साउंड कौन से आपसे पूछ सकता है, साउंड किस टाइप का वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बी केयरफुल। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो भी मीडियम के पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहे हैं, ओके। अब इसका थोड़ा डायग्राम बनाया जाए, इसी मैकेनिकल वेव का ही। तो समझना ध्यान से, एक साउंड एग्जाम्पल है इसका, जैसे यहाँ पे लाउड स्पीकर अब लगा दिए, यहाँ पे साउंड है एक तरह से लाउड स्पीकर,
लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर यहाँ पर लगा हुआ है। अब लाउड स्पीकर में हो क्या रहा है कि यहाँ से अब साउंड निकलेगा, तो यहाँ से जो साउंड निकलेगा बेटा, अब समझना जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलने पे क्या हो रहा है, यहाँ के जो मीडियम पार्टिकल वो दब रहे हैं, प्रेस हो रहे हैं, और जो प्रेस हुआ फिर इसको प्रोपेगेट किया, वो एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसमिट करा। तो उसी को थोड़ा डायग्राम मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका। तो अब देखते रहो डायग्राम कैसे, डायग्राम थोड़ा समझना जरूरी है, मीडियम के पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करें। अभी मान लो कि ये सब गैस के मालिक्यूल हैं या एयर के मालिक्यूल हैं, 1 नंबरिंग ऐसे कर दिया, ये सब ऐसे मालिक्यूल हैं। ओके 1 2 3 4 5 6 क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या किया, साउंड जनरेट कर दिया, यहाँ पे साउंड जनरेट हो गया, यहाँ से साउंड निकल रहा है, क्या है, साउंड है। तो साउंड जैसे ही जनरेट होगा तो ये मीडियम के पार्टिकल क्या हो गए, कंप्रेस होंगे। तो कुछ जाके कंप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये थोड़ा पास पास में आ जाएगा, 1 वाला यहाँ पे आएगा, 2 वाला यहाँ पे 3 वाला आएगा, और ये सब तो ऐसे ही रहेंगे, ये सब ऐसे ही रहेंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे कंप्रेस हो गया तो कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेशन। ये क्या हो गया, कंप्रेशन का रीजन हो गया। और ए वाला मालिक्यूल ऐसे ही है, ए वाले जितने भी मालिक्यूल ऐसे हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रेयर फ्रैक्शन। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ। जैसे बोला जा रहा है, मैं यहाँ पे बोला तो अगर जहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रहा है, मान लो यहाँ पे मैं बोला तो ये साउंड बहुत दूर 2 किलोमीटर तो थोड़ी जा रहा, तो 2 किलोमीटर तक जो मालिक्यूल है, 2 किलोमीटर के बाद जो मालिक्यूल है वो मालिक्यूल वहीं अपने रेस्ट पोजीशन पे है। बट जहाँ तक मेरा, जहाँ पे मेरा साउंड प्रोपगेट हुआ है वहाँ पे मालिक्यूल का क्या हुआ होगा, ऑसिलेशन हुआ होगा। तो जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो मीडियम के पार्टिकल क्या हो रहा है, मेरा आवाज़ किसी और पर्सन के पास जा रहा है, कैसे गया, तो यहाँ पे मैं साउंड क्रिएट किया तो ये मीडियम के पार्टिकल क्या हुए, कंप्रेस हो गए। तो कंप्रेस हुआ तो कंप्रेशन की वजह से जस्ट लाइक स्प्रिंग की तरह समझो, कंप्रेशन हुआ तो कंप्रेशन के पास क्या आ गया, एनर्जी आ गई। जैसे स्प्रिंग में एनर्जी आता तो ऐसे इसमें भी एनर्जी आ गया। अब ये एनर्जी क्या कर देगा, एक तरह से इलास्टिक एनर्जी आएगा। ओके अब ये एनर्जी इसको देगा, तो एनर्जी देने के बाद ये वाला थर्ड वाला ऐसे आ जाएगा, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, 1 2 3। अब ये वाला, अब धीरे धीरे ये सब कंप्रेस हो गए, ये वाले क्या हो गए, कंप्रेस हो गए। ये आपके जो मालिक्यूल थे 6 5 4, अब देखो ऐसा हो जाएगा। अब ये कंप्रेस हो गया तो अगेन ये क्या हो गया, कंप्रेशन, एक कंप्रेशन हो गया। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही आपका क्या होता है, एनर्जी का प्रोपगेशन होता है। अब ये सब मालिक्यूल अपने मीन ही पोजीशन पे रहेंगे, ये सब ऐसे ही है 3। ये है अपना रेयर फ्रैक्शन, ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। ओके जैसे ऐसे समझ लो कि बहुत एक क्यू में, एक रो में बहुत स्टूडेंट खड़े हैं, तो एक स्टूडेंट को दबाओगे तो जो लास्ट वाला स्टूडेंट है वो भी दबेगा। तो यहाँ पे मैं दबाया और दब गया वो, तो क्या हो गया, एनर्जी धीरे धीरे प्रोपिगेट कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन कैसे बनते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दिया साउंड में। तो धीरे धीरे ऐसे एनर्जी का प्रोपिगेशन होता है। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव किया जाए तो ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम के पार्टिकल होगा वो प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे साउंड आपका, चलो तो ट्रांसवर्स वेव में लिख सकते हो ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल, पार्टिकल परपेंडिकुलर टू प्रोपिगेशन, प्रोपिगेशन। तो जो भी लैंग्वेज लिखा जा रहा है प्रोपिगेशन ऑफ द वेव, वो बहुत शॉर्ट में लिखा जा रहा है और कंसेप्चुअली लिखा जा रहा है। ओके 100 बात न लिख के एक बात मैं लिख रहा हूँ, तो कम समय में अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलने जा रहा है। तो ट्रांसफर वेव समझ में आ गया। ट्रांसफर वेव में ये है, अगर ये वेव का डायरेक्शन है, किसका है डायरेक्शन, वेव का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल होंगे, मीडियम के जो ये सब पार्टिकल होंगे वो परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे, किसके, परपेंडिकुलर ऑसिलेशन होगा। ओके तो ये है मीडियम के पार्टिकल, ये मीडियम का ऑसिलेशन हो रहा है, मीडियम का ऑसिलेट कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो रहा है, देखो 90 डिग्री। तो ट्रांसवर्स वेव, अच्छा ट्रांसवर्स वेव जो है उसको हम लोग पोलराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पोलराइज, बट लॉन्गिट्यूडल वेव को हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते। तो आगे आप पढ़ोगे, अभी पोलराइजेशन पढ़ोगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। ओके तो आपको अभी समझ में आएगा। ट्रांसवर्स वेव को अभी समझते रहो, क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडल को पोलराइज नहीं कर सकते हैं। पोलराइजेशन जब टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा एक कुछ फ्रेम बनाओ। ओके पोलराइजेशन का मीनिंग समझने के लिए आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ।
पोलराइजेशन का मतलब है कि जो लाइट है अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है जो सन है उसमें जो मीडियम पार्टिकल है वो हर डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे लाइट है तो हर डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, इंटेंसिटी फैला रहा है, हर डायरेक्शन में लाइट उसके इमिट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं। अब उसी जो सबका जो डायरेक्शन का ऑसिलेशन है, रेडिएशन का जो ऑसिलेशन है उसको यूनी डायरेक्शन में कर दिए तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन। सब डायरेक्शन में ना करके किसी एक डायरेक्शन में कर दो। तो एक एग्जांपल जैसे मैं दे रहा हूँ एक एग्जांपल जैसे कि अभी ये वेव चल रहा है तो वेव क्या कर रहा है, प्रोपिगेट कर रहा है। वेव बेटा प्रोपिगेट कर रहा है तो ये इधर अभी एक मार्कर ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मार्कर का डायरेक्शन ही ऑसिलेशन का डायरेक्शन है। ओके, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अब इसको सपोज दैट मुझे को पोलराइज करना, तो क्या मीनिंग है, उसको एक डायरेक्शन में कर देना। देखो एक मतलब पेज बनाया हो और पेज में एक रेक्टेंगल ऐसा क्या कर दिया, मैं होल कर दिया। तो यहाँ से अगर कोई एक लाइट ऐसे जाएगा तो समझना ध्यान से, ये लाइट है, लाइट ये तीनों डायरेक्शन में ऐसे प्रोपिगेट कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो कौन सा देखो लाइट इसमें से कौन सा फिल्टर हो जाएगा, ये वाला जो मेरा ब्लू कलर वाला मार्कर है ये क्या करेगा, इस होल से क्या होगा, इससे निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, फिल्टर कर गया, क्या हो गया, फिल्टर कर गया। ओके, ए वाला और ए वाला तो चला गया लेकिन ए वाला वेव मेरा नहीं जा पाया, ए वाला क्या हो गया, नहीं जा पाएगा ए वाला नहीं जा पाया। तो ऐसे ही यह कुछ है। जब लॉन्गिट्यूडल में हम लोग बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडल में क्या हो रहा है, जो मीडियम के पार्टिकल है ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ओके, देखो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इसी के अलॉन्ग। तो देखो इसका फिल्टर नहीं हो पा रहा है, जितने भी ऑसिलेशन है उसका फिल्टर नहीं हो पा रहा है। देखो सब इतने चलेंगे। तो एक्सिस के लॉन्ग जब वाइब्रेशन होगा, ऑसिलेशन होगा मीडियम के पार्टिकल तो उसको हम लोग पोलराइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ, फिल्टर नहीं हो पा रहा है। तो बस ऐसे ही समझने के लिए आपको बता दिया। अब ये समझते रहो, चैप्टर पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ सकते हो। ओके, तो ये आपको बता दिया। अब रही बात जो हम लोग मीडियम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मीडियम का नेचर क्या होना चाहिए वो आपको समझना। ठीक, तो मीडियम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट कर रहा है। विदाउट मीडियम के हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, मीडियम के पार्टिकल हो वो ऑसिलेट करके आप तक आवाज़ पहुँच रहा है। अब यहीं चले जाओ बेटा स्पेस पे, स्पेस में तो मीडियम है नहीं, तो इस पर भी मीडियम नहीं है, आप बोलते रहोगे आवाज़ नहीं पहुँच पाएगा। ओके, तो साउंड अपना क्या है, मैकेनिकल वेव है, इसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। अब मीडियम का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, देखो मीडियम में क्या होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनर्शिया। ओके, इनर्शिया से कौन सा एनर्जी आएगा, बी केयरफुल, काइनेटिक एनर्जी। इनर्शिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत बार एग्जाम में दे देता है, वेव में जो इनर्शिया है, इनर्शिया से कौन सा एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, काइनेटिक एनर्जी। तो इनर्शिया से समझो मास से रिलेशन है। ओके, अभी जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है। और क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी होना चाहिए, इलास्टिसिटी होना चाहिए। और इलास्टिसिटी से कौन सा एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बी केयरफुल, इलास्टिसिटी और इनर्शिया दोनों होना चाहिए, तब क्या होगा, वेव का प्रोपेगेशन होगा। जैसे हम लोग क्या किए थे, ये सब आपके मीडियम के पार्टिकल थे तो ये कंप्रेस होके फिर वहीं पे ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहे हैं ना, तो वही हो। जैसे कि इलास्टिक क्या हो रहा है, स्प्रिंग रबड़ है क्या, उसको स्ट्रेच किया, लीव कर दिया तो ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया। वैसे यहाँ पे भी है, मीडियम के पार्टिकल जैसे मैं बोला तो मीडियम के पार्टिकल जाके यहाँ पे क्या हुए, कंप्रेस हो गए, फिर देखो ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो ये जो मीडियम के पार्टिकल में और इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होना चाहिए, कंप्रेस होकर रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, ये ऑल ऑफ दीज होना चाहिए एक साथ। ओके, सो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है। तो अब इनर्शिया है, इनर्शिया का मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट मान लो कि आप दौड़ रहे हो, ओके, या बुलेट है तो बुलेट के पास इनर्शिया, उसके कांटेक्ट में जो आएंगे सब उसी के स्पीड में फ्लो कर जाएंगे। तो ये इनर्शिया के प्रॉपर्टी पे आप ये होल्ड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मैं बता दिया, इनर्शिया और इलास्टिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, अब रही बात ये जो वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है उसमें दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन कौन सा, एक सोर्स आ रहा है, क्या आ रहा है एक बेटा, एक सोर्स आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, मीडियम आ रहा है। सोर्स आ रहा है और क्या आ रहा है, मीडियम आ रहा है। दोनों का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, सोर्स और मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सोर्स का बात किया जा रहा है और मीडियम। सोर्स का मतलब जैसे सोर्स आवाज़ क्या हो गया, मेरे लिए सोर्स हो गया, और मीडियम जिसके वजह से आप पे आवाज़ जा रहा है। तो यहाँ पे सोर्स में क्या रहता है, इसमें क्या कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी बात करते हैं, क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल होता है, यह है बेटा फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे क्या है, या इसको ऐसे भी वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की क्या बोल सकते हैं, जैसे सपोज दैट ओमेगा है,
ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोल सकते हो, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ये क्या है बेटा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू आप पढ़े हो 2 पाई अपान में क्या होता है, टी। टी है टाइम पीरियड। तो एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन, कितना समय लग रहा है, एक ऑसिलेशन में कितना समय लगा, एक ऑसिलेशन में कितना समय लगा, उसी क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अच्छा, जब मीडियम में हम लोग बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आएगा वेव नंबर। क्या आएगा, वेव नंबर। यहाँ पे आता है बेटा वेव नंबर, और वेव नंबर को हम लोग ओमेगा से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ बेटा, ओमेगा से ही। तो वेव नंबर क्या होता है समझना रहते हैं। यहाँ पे 2 पाई अपान में टी था, यहाँ पे 2 पाई अपान में लैम्डा होगा। तो इस वेव नंबर को या कांस्टेंट नंबर भी बोल सकते हो। वेव नंबर का डिफरेंशियल लिखा जाता है, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे। यहाँ पे था एक सेकेंड में, एक ऑसिलेशन में जो समय लगा। तो मीडियम और सोर्स में ऐसे ही आपको समझना है। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोल सकते हो, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जनरली क्या लिखोगे, 1/t। एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ। तो ऐसे यहाँ पे भी लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू जस्ट लाइक ऐसे ही समझो 1/में लैम्डा होगा। 1 मीटर में कितना वेव नंबर क्रिएट हुआ। तो इसको लिखोगे क्या, नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर। 1 मीटर का बात चलता है, ओके। तो ध्यान देना ये सब पॉइंट 1 मीटर। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का बात चल रहा है। इसमें टाइम रिस्पॉन्सिबल है और इसमें क्या रिस्पॉन्सिबल है, वेवलेंथ रिस्पॉन्सिबल। तो उसी का पहला डेफिनेशन बनाया है, तो आप इसको समझ लो। कहिए आपको वेवलेंथ दे दिया, वेव नंबर निकालना है, तो क्या इस फार्मूले से निकल जाएगा। तो यही आपका ठीक है, सोर्स और मीडियम में डिफरेंस बता दिया, उसी से रिलेटेड फार्मूला भी बना दिया, ओके। अभी इन सब पे क्वेश्चन। तो अब इसके आगे हम लोग प्रोसेस करें तो इसके पहले देखो चैप्टर जो पढ़े थे एसचम, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव पढ़ा। तो वेव और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली हम लोग जो बात किए थे पार्टिकल का नेचर के बाद में बात किए थे। ये पार्टिकल का नेचर था, कैसा नेचर था, पार्टिकल का नेचर था। और वेव जो होता है वो वेव का नेचर है, वेव का नेचर, क्लियर है। तो इन दोनों में यही सब डिफरेंस है। और यहाँ पे जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग बात किए थे तो कुछ ऐसा इक्वेशन था, देखो ए साइन ओमेगा टी, ओके, ए साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसे इक्वेशन था। तो यहाँ पे बोल सकते हो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें जो फंक्शन हो रहा है, जो ये फंक्शन है किसका है, ओनली टाइम का फंक्शन है। क्या है, टाइम का फंक्शन, यही है। अब देखना वेव में क्या है, वेव में प्रोपेगेट की कर रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा वो जो फंक्शन ऑफ टाइम के साथ किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगा। तो यही आपका मेन डिफरेंस है। तो कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बेटा कि वेव इक्वेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या मैथमेटिकली में क्या डिफरेंस है। मैथमेटिकली ये टाइम का फंक्शन है और ये क्या है, पोजीशन और टाइम का दोनों का फंक्शन है, ओके। तो बेसिकली अब हम लोग को यही पढ़ना है, ए वाला इक्वेशन, ओके। तो ए वाले इक्वेशन को जस्ट लाइक यहाँ पे समझो सोर्स है, और यहाँ सोर्स और कुछ समय के बाद टी टाइम पर यहाँ पे पहुँच गया, किसी टी टाइम पे यहाँ पे पहुँच गया, टी पॉइंट पे पहुँच गया। तो यही जो इक्वेशन था इसी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी तो था ही, ओके, साइन ओमेगा टी है ही। अब समझना ध्यान से, साइन ओमेगा को मैं बाहर ले लिया तो ऐसे समझो टी, तो टी टाइम पे यहाँ पे पार्टिकल पहुँच गया, टी टाइम पर यहाँ पे पहुँच गया पी पॉइंट पे। अब मैं बोलूँ कि जो पार्टिकल जा रहा है, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है बेटा, वो कितने स्पीड से एक्स, मान लो एक्स डिस्टेंस कवर किया, और मतलब एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया किसी कोऑर्डिनेट पर, और टी टाइम पे, ठीक है, टी टाइम पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे, और कितने स्पीड से जा रहा है, वी स्पीड से। कितने स्पीड से जा रहा है बेटा, वी स्पीड से। तो मान लो कि 10 सेकेंड पे यहाँ पे पार्टिकल था। अगर मैं पूछूँ 4 सेकेंड पे क्या होगा, तो 4 सेकेंड पे कहीं यहाँ पे होगा। तो किसी टी टाइम पे वो मैं पोजीशन को लोकेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। टी टाइम पे यहाँ पे आ चुका कोई मतलब कोई मान लो कि टाइम कुछ भी था यहाँ पे, टी टाइम पे यहाँ पे था, ठीक है ना। अब अगर पूछा जाए कुछ समय पहले, तो उसमें कुछ समय पहले का मतलब वो टाइम माइनस करोगे ना। अब वो टाइम माइनस कैसे होगा कि टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपना एक्स है, कितनी स्पीड से जा रहा है, वी से। तो यही आपका वैल्यू इसी में रख के हम लोग निकाल सकते हैं। यही अपना वेव इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, वेव इक्वेशन। अब इसी पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेव इक्वेशन बोल सकते हो,
या इसी को बोल सकते हो और करके प्रोग्रेसिव वेव। कौन सा वेव है बेटा? प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। अब इसी पे बहुत क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। ओके, ओमेगा बाहर है, समझना ध्यान से। v है वेलोसिटी ऑफ वेव, v है वेलोसिटी ऑफ वेव, तो यहाँ पे v है वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। ओके, तो अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको सिंप्लीफाई करने पे वो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी और माइनस के वाई माइनस ओमेगा बाई फी इंटू एल। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसा डेटा दिया रहेगा वैसा हम लोग निकाल लेंगे। और इसी को बोलते हैं ओमेगा बाई वी ही होता है अपना वेव नंबर। क्या होता है बेटा? वेव नंबर। के से रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर, ये अपना वेव नंबर। तो इस पे भी क्वेश्चन बनेगा। वेव नंबर का दो फार्मूला बता दिया, एक तो k इक्वल टू ओमेगा बाई वी है, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी हो 2 पाई टी, 2 पाई एफ भी समझ सकते हो। वी है वेव वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? वेव वेलोसिटी। तो इसको आप W भी लिख सकते हो, यहाँ पे W मैं दिखाता हूँ। तो k का एक और फॉर्मूला पड़ा 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम लोग डेटा यूज करके अननोन निकाल लेंगे। ओके, सो अब हम लोग को प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन मिल चुका है। किसका इक्वेशन मिल चुका है बेटा? प्रोग्रेसिव वेव पे। और इसी पे हम लोग क्वेश्चन करें। तो बहुत क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे इसी ऐसा इक्वेशन देखो, आपको कंपेयर करने के लिए बोलेगा, कंपेयर करने। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, y इक्वल टू दे दिया 2 ये है सेंटीमीटर में 2 साइन ए लिख दिया मैं, सपोज दैट पाई टी माइनस एक्स, ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। तो आपसे अब बहुत कुछ इसमें पूछ सकता है। बोला जाए कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड, तो इसी से कंपेयर करके आप निकाल लो। एम्पलीट्यूड बोला जाए तो क्या लिखोगे? 2 सेंटीमीटर। डेटा किस में दिया है? सेंटीमीटर में। अच्छा, अगर पूछा जाए टी का कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा? ओमेगा है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया? पाई आ गया, ओमेगा का वैल्यू पाई। ओमेगा से और भी निकाल सकते हो, फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड। अगर फ्रिक्वेंसी निकालना हो तो क्या लिखोगे? 2 पाई एफ इक्वल टू पाई हो गया 4 पाई, तो फ्रिक्वेंसी आ गया 1/2 सेकेंड, ठीक है। फ्रिक्वेंसी आ गया तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो आ गया ये 2 सेकेंड। क्लियर है? 2 सेकेंड आ चुका है टाइम पीरियड। अब और निकालना हो सर कि वेव नंबर क्या होगा, तो वेव नंबर क्या था बेटा? वेव नंबर था एक्स का कोएफिशिएंट। तो एक्स का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है बेटा? तो 1 एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। अब मुझे निकालना है वेव का वेलोसिटी निकालना है। तो k इक्वल टू क्या पढ़ाता है बेटा? ओमेगा बाई वी, ओमेगा बाई। अच्छा, तो मुझे k का वैल्यू मालूम हो चुका है, ओमेगा का वैल्यू आ गया है पाई, तो v का वैल्यू क्या आ गया? पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को यहाँ पे वेव नंबर मिल गया। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे, तो इसी इक्वेशन से कंपेयर करके आप अननोन निकाल सकते हो। और ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई में, इसमें नीट में भी आए हैं, तो ये क्वेश्चन आप डील कर सकते हो। ओके, अब रही बात किसी इक्वेशन को कैसे हम लोग रिकग्नाइज करेंगे कि यही वेव इक्वेशन है। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि 4 ऑप्शन आपको दे दिया, बोल दिया कि इसमें प्रोग्रेसिव वेव है या वेव का इक्वेशन कौन है, ठीक है ना। तो कंडीशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, तो उसको भी रिकग्नाइज करेंगे। अभी हम लोग बेसिकली पढ़े एक तरह से y क्या था? डिस्प्लेसमेंट। जो वेव आपको बन रहा है, उसका इक्वेशन अभी हम लोग पढ़े, ठीक है ना। किसी टी टाइम पे, मान लो टी टाइम पे जो पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, इसी का इक्वेशन पढ़े। एक्स में देखो वेव आगे जा रहा है, तो एक्स हो गया अपना वाई। तो वाई इक्वल टू जो पढ़े हो ए साइन ओमेगा टी और माइनस क्या है? के एक्स, यही है क्या? तो यहाँ पे जो है, जो वाई है वर्टिकल, वाई क्या है? मीन पोजीशन से डिस्टेंस है। तो हर पॉइंट पे, हर टाइम पर, हर लोकेशन पे अलग अलग वैल्यू होगा। देखो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कुछ अलग मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? पोजीशन के रिस्पेक्ट में वाई का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो वाई क्या है? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल क्या है? मीडियम पार्टिकल है, पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। कहाँ से बेटा? फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से। क्लियर है? और एक्स अपना क्या है? जो वेव प्रोपिगेट कर रहा है, एक्स है डिस्टेंस जो आपको दिया रहेगा, वो वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको विजुलाइज हो गया क्या कैसे है। अब मुझे ये जो है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था, किसी टी टाइम पे
डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, इस वेव का इक्वेशन। अब मुझे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है। तो अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दिया है तो आपको मालूम है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। बट बी केयरफुल, यहाँ पे जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी का भी फंक्शन है और एक्स का भी फंक्शन है। तो ऐसे केस में जब कोई क्वांटिटी एक से अधिक क्वांटिटी पे वेरी कर रहा हो तो वहाँ पे हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो बी केयरफुल, यहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वेलोसिटी। अच्छा, ये वेलोसिटी किसका है, पार्टिकल का। ध्यान देना, एक मैं जो लिखाया था k इक्वल टू ओमेगा अपान वी, वो वी था वेलोसिटी ऑफ वेव, और यहाँ पे y है। तो y क्या है, y एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है मीडियम पार्टिकल का। तो उसी को जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब मीडियम का पार्टिकल का वेलोसिटी ही निकालने जा रहे हैं। ओके, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी किसका होगा, वेव का या मीडियम का, क्योंकि ये y क्या है, मीडियम का डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल अगर बात किया जाए बेटा, तो इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों बोला कि एक से अधिक अगर क्वांटिटी में डिपेंड करेगा तो पार्शियल आता है। तो इसको बोलते हैं डेल वाई अपान में डेल टी, क्लियर है। इसे इक्वेशन आप फॉर्मुलेट कर लो। डेल लगा है, बी केयरफुल, डेल का मतलब डेल ऑफ फुली डिफ्रेंशिएशन में क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही वेरी करे। तो यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो साइन का आपको मालूम है क्या हो जाता है बेटा, साइन का हो जाता है कॉस। तो कॉस ओमेगा टी माइनस के, इतना तो लिखेंगे ही। अब मैं क्या बोला बेटा, ये क्या है, टी का ही फंक्शन और सब कांस्टेंट है, जबकि एक्स कांस्टेंट नहीं है, लेकिन पार्शियल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, टी ही वेरिएबल होगा। तो ए भी अपने आप में चेन रूल, ए भी फंक्शन है तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे माइनस लगा है फॉर्मूले में, ओमेगा टी माइनस के एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शियल डेल अपान डेल टी, ठीक है ना। तो करेंगे क्या आ जाएगा, टी का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है माइनस, और ये तो कांस्टेंट है तो ओमेगा आ गया, और ओमेगा को मैं पहले लिख दिया। ओके, और यही अपना क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ द मीडियम पार्टिकल, ये वेलोसिटी किसका है, मीडियम पार्टिकल का है। या वेलोसिटी को अभी वी ले रहा हूँ, वहाँ पे वी ओमेगा लिखा था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिख दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना। तो ये अपना मिल गया वेलोसिटी के इक्वेशन। इसे मैं 2 इक्वेशन दे दिया, क्या नेम ही दे दिया 2। ओके, अच्छा, इसको अगर और हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सीलरेशन भी इसका हम लोग लिख लेते हैं। अगर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करूँ मैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बोलो, इसको या डेल वी पी अपान में डेल टी लिख रहा हूँ। ओके, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करो तो साइन कॉस का क्या हो जाता है, माइनस में आता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ जाएगा बेटा, ये एक्सीलरेशन का इक्वेशन होगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ द मीडियम, जो भी हम लोग क्वांटिटी निकाल रहे हैं वो पार्टिकल के लिए निकाल रहा हूँ। तो एक्सीलरेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल जो आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्लियर है। ये अपना हो गया एक्सीलरेशन का इक्वेशन। तो अगर आपको सपोज दैट टाइम इन सब का कोई ये सब डेटा दिया हो तो यहाँ पे आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। अब थोड़ा इसी में रिलेशन आपको बनाना है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में कहाँ पे फेज डिफरेंस क्या कैसे है वो समझना है। तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, देखो पहले इक्वेशन से ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को, ए साइन ओमेगा टी को बाहर निकालो तो इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर वाई, इतना जो पोर्शन है बेटा, इतना जो जिस पे मैं हैचिंग मार्किंग किया हूँ, देखो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल आपको मिल चुका है क्या, माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट होगा। माइनस क्या बताता है, अपोजिट। कौन किसके अपोजिट है, तो अपोजिट बता रहा है, मतलब जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज अपोजिट, इज द अपोजिट टू किसके है, डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ग्राफ भी दे देता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखो क्या है, मतलब कहने के ये मतलब है अगर एक्सीलरेशन अपवर्ड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है। ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ तो एक्सीलरेशन नीचे होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इनके बीच का कहीं पूछ देता है फेज डिफरेंस, क्या फेज डिफरेंस 180 डिग्री, 180 एसचा में भी 180 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस, 180। अगर मैं बोला कि
अगर मैं बोला डिस्प्लेसमेंट ईस्ट में हो रहा है तो एक्सीलरेशन किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, वेस्ट में बोलोगे, ये कन्फर्म है। ओके, अच्छा यहीं से तो एक तो ये मिल गया। अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन निकाला जाए तो आप बोल सकते हो कि अच्छा साइन और कॉस में कितना फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फेज डिफरेंस यहाँ पे समझना जरूरी है, क्योंकि आप देखना 2022-21 के नियर अबाउट नीट में आया हुआ क्वेश्चन, उसमें फेज डिफरेंस ही पूछा था, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो, तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं इसको बना रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या लिख सकते हो, ए ओमेगा, इसको मैं लिख दिया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस पाई बाई 2 प्लस 90 या पाई बाई 2, ऐसा लिखा जा सकता है क्या। देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यही मिल जाएगा आपको। बट साइन में लिखने का मतलब कंपेयर तभी करेंगे जब उसका ऑपरेटर इक्वल होगा। तो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन। तो अगर मैं बोल सकता हूँ, देखो इसमें पूछा जाए इन द वेव इक्वेशन में वेलोसिटी आगे होता है कि डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आपका जवाब रहेगा, देखो ये आगे है, प्लस है, तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी लीड बाई 90 डिग्री विथ डिस्प्लेसमेंट। तो ये याद रखेगा, ठीक है ना। जो वेलोसिटी आगे होगा डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री, और एक्सेलरेशन आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। तो अब बेटा हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि कोई वेव इक्वेशन है। ओके, मैथमेटिकली कैसे रिकग्नाइज करेंगे वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन के लिए पहली बात तो जो कंडीशन क्या होना चाहिए, जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो फंक्शन ऑफ द पोजीशन और टाइम का होना चाहिए। क्लियर है, पहला एक कंडीशन है। तो इसी पे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे के पूछता है कि कौन सा वेव इक्वेशन है, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, और क्या होना चाहिए, जो वेव इक्वेशन होगा वो फंक्शन ऑफ द के एक्स और प्लस माइनस ओमेगा टी या प्लस माइनस ऑर्डर चेंज हो सकता है, प्लस माइनस के एक्स होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है। अगर ऐसा है जिसमें ऐसा फंक्शन बन रहा है, टाइम भी है और एक्स भी है, तो वेव इक्वेशन और बी केयरफुल पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, टर्म कंडीशन अभी बहुत है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। दूसरा केस होना, चलो ये सब तो अगर सेटिस्फाई कर दिया तो फिर इसको भी सेटिस्फाई कराना, फिर अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब y का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिफिनिट। ठीक है ना, तो y शुड बी फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट फॉर every value of x and t। ठीक है ना, x का कोई भी वैल्यू रखो, x और टाइम का कोई भी वैल्यू रखो, उसमें जो y आना चाहिए डिफिनिट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे मैं बोलूँगा वेव इक्वेशन। चलो एक आध दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, अब इसी से समझते हैं। बहुत दर्जनों ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो रिकग्नाइज कैसा, ठीक है ना, ये कंडीशन होल्ड कराना होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, y इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा दे दिया। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या ये वेव इक्वेशन है कि नहीं। हाँ, चलो ऐसा बन रहा है, चलो ये दूसरा करने, बस इसको इस कंडीशन को होल्ड करना, डिफिनिट वैल्यू आना चाहिए। अगर x का वैल्यू मैं इन्फिनिटी रख दिया बेटा, x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रख दिया तो मुझे बताओ क्या y क्या होगा, डिफिनिट है, नहीं, वो भी इन्फिनिटी हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, जस्ट लाइक ऐसा, समझो। तो ये नहीं हुआ, बस जो कंडीशन बताओ उसी से देखो हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ओके, चलो अब दूसरा अगर लिया जाए, y इक्वल टू मैं ले लिया सपोज दैट cos ओमेगा टी स्क्वायर माइनस के एक्स, ऐसा लिया हूँ। क्या ये बता सकते हो वेव इक्वेशन है? क्या बोला, लीनियर होना चाहिए। टाइम में देखो लीनियर नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट। अगर यही सपोज दैट ओमेगा टी माइनस के एक्स तो होता हो, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। थर्ड में ले रहा हूँ, थर्ड में क्या ले रहा हूँ, क्वेश्चन समझना। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ। ई की पावर लिखा है, ई की पावर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिखा हूँ इक्वेशन। ओके, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या ये वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है। तो आप इमीडिएटली अभी नहीं बताओ, कुछ प्रैक्टिस कर लो तब आपको समझ फील आ जाएगा। ठीक है ना। अब वैल्यू इस पर रखो, सपोज दैट एक्स का वैल्यू मैं इन्फिनिटी रख दिया, और सब वैल्यू रखो जो डिफिनिट मिलेगा। उसको आपको क्या करना है कि उसको चेक करना है कि हर वो वैल्यू मतलब एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो जितने भी एक्स और टी का वैल्यू, एक्स का वैल्यू रखो, टी का वैल्यू रखो, अगर इन्फिनिटी आ रहा तो सही। अगर इन्फिनिटी रख दिया तो y की पावर ई की पावर इन्फिनिटी, ये भी अपने आप में क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये वेव की इक्वेशन नहीं है। क्लियर है।
देखो चौथा मैं बना रहा हूँ, y इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, e की पावर माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब मैं ऐसा लिखा हूँ, अब क्या ये बता सकते हो वेव का इक्वेशन है कि नहीं है? देखो अब ये वेव का इक्वेशन है, ये वेव का इक्वेशन है। देखो अगर इन्फिनिटी यहाँ पे रखे, सपोज दैट 0 रखोगे तो 1 आएगा, ओके। अगर सपोज दैट इन्फिनिटी आप रखे तो क्या आएगा बोलो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको क्या लिख सकते, e की पावर इन्फिनिटी लिख दो, और ये क्या आ जाएगा 1/इन्फिनिटी, 0 होगा। 0 का डेफिनेट वैल्यू है ना, तो देखो ए नहीं हो रहा है, ए हो रहा है। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इन सब में ऐसे पूछेगा आपसे कि वेव इक्वेशन है कि नहीं, तो उसी बेस पे ये ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। जो प्रोसेस बताया इसी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही लॉजिकली आपको डील करना होगा। हर कंडीशन जो मैं अब बता दिया उसी कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। और ऐसे बहुत क्वेश्चन SC वर्मा और बुकेज में दिए हैं, आप उसको ट्राई करना। अगर डाउट्स हो तो जरूर से जरूर आप पूछें, ओके। अच्छा, जो वेव का इक्वेशन लिखवाया था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसका हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि जो वेव प्रोपेगेट कर रहा है वो कुछ ऐसा जा रहा है, ये y हो गया x, तो इसका स्लोप निकालना चाह रहा हूँ। स्लोप का मतलब y/x आएगा, तो डेल y/डेल x निकालने जा रहा हूँ, ठीक है ना। स्लोप तो डेल y/डेल x, उसी में स्लोप हेडिंग डाल देना, स्लोप, वेव का स्लोप निकालने जा रहा हूँ। अब स्लोप कैसे निकलेगा समझ, तो इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस आ जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा बेटा, तो साइन का लिखोगे कॉस ओमेगा टी माइनस के, तो ये तो हो गया दिस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो डेरिवेटिव इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो माइनस के आएगा और माइनस मैं यहाँ पे लगा दिया, क्लियर है क्या। और ये डेल y/डेल x क्या हो गया, स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया। तो स्लोप हम लोग को कुछ ऐसा मिल गया, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मिल गया बेटा, स्लोप मिल गया। इससे इक्वेशन मान लो 4th। एक वेलोसिटी और स्लोप में रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ, तो रिलेशन हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड वेलोसिटी और स्लोप में रिलेशन बताने जा रहा हूँ। तो एक बार चेक करो, वेलोसिटी हम लोग क्या लिखे थे, तो वेलोसिटी का जो पार्टिकल का वेलोसिटी था, तो देखो ध्यान से कितना आया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। चेक करो क्या यही था क्या, एक क्वेश्चन कौन सा था, सेकेंड। तो इसी को हम लोग डिवाइड करना, रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो मैं लिख सकता हूँ 2/1 कर रहा हूँ, 2/1, 2/4 कर रहा हूँ। चेक करो, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपान में स्लोप लिखोगे क्या, यही लिखा जाएगा, इक्वल टू बताओ कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और कॉस ओमेगा टी माइनस के, वो कैंसिल आउट हो गया, ए भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे जो मिला देखो ध्यान से, वो कितना मिलेगा, ओमेगा/के मिल रहा है। अच्छा, ओमेगा/के क्या होता है बेटा, यही अपना क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ वेव, तो इसको मैं ये लिख दिया, ये है वेलोसिटी ऑफ वेव। अभी फार्मूला लिखवाया था, तो ये क्या बन गया बेटा, देखो क्या लिखोगे, इसको स्लोप लिखो, यहाँ पे इसको लिख दो वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट मिल चुका है। अब इसी बेस पे बहुत बार नेचर आपसे पूछता है कि पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है, उधर कर रहा है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, जिसमें सब कुछ पूछेगा, तो इसी इक्वेशन से निकाल। ये क्या है, इसका स्लोप है, ध्यान देना, 1 मिनट, वेलोसिटी स्लोप ऐसा, स्लोप समझ रहे हो ना, ये जिससे ऐसे स्लोप पूछा जाए तो वो tan थीटा स्लोप हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहे थे, इसी बेस पे। इसी बेस पे क्वेश्चन कैसा बनाता है, तो वेव आपको दे देगा, बोलेगा कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब का ग्राफ कैसा बनेगा, कौन किधर डायरेक्शन होगा, उससे रिलेटेड ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो देखो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब पॉइंट। ये वेव का इक्वेशन हो गया, ये वेव का इक्वेशन हो गया, सही है। वेव प्रोपेगेट कर रहा है, तो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि पूछ देगा कि यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, एक्सीलरेशन का, तो ए पॉइंट ले लिया, अच्छा ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, ऐसे बहुत पॉइंट आप ले सकते हो, सी पॉइंट ले लिए, डी पॉइंट ले लिए, क्लियर है। ये सब मैं पॉइंट ले लिया, एक मान लो पॉइंट ऐसे और भी कहीं पे ले लो, मान लो डी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, सही है। ऐसा बहुत जगह पॉइंट ले सकते हो, ठीक है ना। तो इन सब पे आपको बताना है कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब का डायरेक्शन किधर होगा, ओके। तो इसी में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अच्छा, इधर क्या है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट y का वैल्यू पॉजिटिव है, देखो इसी से मैं निकाल रहा हूँ, तो y का वैल्यू पॉजिटिव है, वेलोसिटी निकालना है। पहले मैं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में रिलेशन बताना चाह रहा हूँ।
तो इसके लिए ए पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन आपको बताया था ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा। अच्छा ये पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव नीचे, ये सब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे। अच्छा ये सब निगेटिव आ गया तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, अपवर्ड। यही समझ कैसे हुआ वो मैं अब बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट एक्सेलरेशन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर देखो निगेटिव है तो इसका मतलब ऊपर हुआ, पॉजिटिव ऊपर हुआ, तो ऐसे ही लेना है। एक्सेलरेशन तो सिंपल हुआ, तो कहीं ग्राफ दिया जाए ऐसा कुछ उसमें पूछा जाए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो निकल जाएगा। अब निकालते हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल में लिखवाया था बेटा, माइनस था वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप था, क्या यही था क्या। अब यहाँ पे आपको स्लोप समझना पड़ेगा, स्लोप के हिसाब से वो जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ओके माइनस ऑलरेडी लगा। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे पूरे में यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ पे जो स्लोप हो रहा है वो 90 से बिलो है, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो पूरा पॉजिटिव आ गया और माइनस ऑलरेडी लगा है, तो यहाँ पे पूरे स्लोप में पॉजिटिव है, ध्यान देना। तो माइनस लगाया, माइनस का मतलब निगेटिव, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है उसमें वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगा क्योंकि माइनस लगा है, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्लियर है, वेलोसिटी का। अच्छा अब इधर हम लोग बात, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो। ओके अच्छा अगर इस बात पे बोला जाए बी पॉइंट पे अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी किधर होगा, तो स्लोप आप देखो, स्लोप से डिसाइड होगा। स्लोप आपको बताया था हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो ये जो देखो एंगल क्या है, 90 से अबव है, 90 से अबव है तो 90 प्लस थीटा वो क्या होता है, सेकेंड 10 निगेटिव, या 90 से अबव है तो स्लोप निगेटिव होता है। ये स्लोप निगेटिव और निगेटिव मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इसमें ये पूरे जर्नी में जो वेलोसिटी होगा वो अपवर्ड होगा, पॉजिटिव हुआ। कैसे वो समझ में आ गया, ये पूरा यहाँ पे भी देखो स्लोप, अगर स्लोप का कंसेप्ट मालूम है तो ये पूरा आप बता सकते हो वेलोसिटी, ये सब वेलोसिटी डायरेक्शन है। क्लियर है। अच्छा इसमें अगर बात किया तो स्लोप इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुआ बट निगेटिव लगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे निगेटिव होगा। क्लियर हुआ क्या। तो अब कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया बेटा वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट तामझाम ये सब पूछा डायरेक्शन, तो क्या आप बता सकते हो क्या, यही फार्मूले से आपको बताना। ओके अगर इसमें भी डाउट चल रहा है तो आप क्या करो, एक ऐसा फिक्स कोई स्ट्रिंग ले लो, ऐसा कुछ फिक्स चीज़ ले लो और उसी को मोशन कराओ, उससे भी पता चल जाएगा। देखो जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल कुछ ऐसे ही है। एक तो आपको मैथमेटिकली बता दिया, ये बहुत काम आने वाला है, बहुत जगह ये सब पूछते हैं, बट इसमें भी कुछ ऐसा डाउट लग रहा है तो ऐसे समझो, इसको ऐसा वेव बना दो, ठीक है ना, वेव बना के इसी को फिक्स कर लो, ठीक है ना, इसी को ऐसे मूव कराओ। देखो इसी को जब मूव कराओगे ऐसे ऐसे मूव कराओ तो देखो ए वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है, देखो ऐसे गया ना, यहाँ पे है तो ये वाला देखो इधर गया, तो यहाँ का जो पार्टिकल था यहाँ पे आ गया, तो यही देखो बार बार क्या हो रहा है, यही आगे आगे कंटिन्यू जा रहा है, तो यही प्रोपगेशन ऑफ द वेव है। ओके सो आई होप कि आपको जो टॉपिक लिया जाए थ्योरेटिकल, अभी इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था वेव का वो क्लियर हो चुका है। इसमें हम लोग डिस्कस किए वेव क्या होता है, वेव के टाइप्स क्या थे, उसमें मीडियम और सोर्स में क्या डिफरेंस था, उसका नेचर क्या था, और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्लोप, इन सब के तामझाम ये सब पूरा इस वीडियो में हम लोग कवर किए। और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई करो, नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिया जाएगा और फर्दर हम लोग टॉपिक प्रोसीड करेंगे। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।